Diwali vacations are over, and now we must be mentally prepared to just face the board examination term 1. आज हम बोर्ड ने जो हमको सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर साइंस का दिया है, हम आज उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे मतलब कि सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं हो पाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन जो भी उन्होंने दिए हैं हम सबको फेस करेंगे। तो जितने आज के गिवन टाइम में हो जाते हैं उतना हम आज करते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली 2-3 दिन में इसको ख़त्म करेंगे, है ना। द मेन पर्पस ऑफ गिविंग अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर इज टू गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फेस। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का अच्छा तरीका तो है ही है कि हमको स्पेसिफिकली टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बोर्ड देने वाला है हमको, वो हमें ठीक से पता चल जाए टाइमली। अब आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का करोगे, उतना आपका स्कोप बढ़ते जाएगा। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ये मतलब नहीं है कि बोर्ड ने दिया है तो यही क्वेश्चन आएंगे या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एग्जैक्टली पैटर्न थोड़ा सा बदल भी सकता है, लेकिन ये एक इलस्ट्रेशन पर्पज से होता है ना। तो हम उसको उसी तरह से ले। मेन हमें जो हमने पढ़ाई करी हुई है, जो नॉलेज हमारी है, उसी के ऊपर हमको रहना है, वही हमको काम आएगी। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ऑफ साइंस है, आपके टेक्स्ट के बारे में आपको पता है, आपने बुक अपनी अच्छे से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली कैसा भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाओगे। तो हम बात करते हैं कि अपना जो सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। देखो हमेशा इंस्ट्रक्शंस देख ले पहले, जैसे 90 मिनट्स हमको टाइम मिलने वाला है ना। ये टर्म 1 2021-22 का पेपर साइंस का कोड होता है 086, ये हर बार ही होता है। 90 मिनट्स का टाइम हमें मिल रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। सेक्शन ए हैज 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन ना। हमको 24 क्वेश्चन दे दिए, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप एज इट इज छोड़ भी सकते हो। देन सेक्शन बी हैज 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस अगेन। देन सेक्शन सी हैज 12 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन ए देखें सबसे पहले कि रीमा took 5 milliliter of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? अब ये आपने किया हुआ है, क्लास में भी किया हुआ है, ऑफलाइन जो आ रहे हैं उन्होंने भी देखा हुआ है, ऑनलाइन आपने देखा ही हुआ है। ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाइट कलर के पाउडर्स हमने डाला था उनको टेस्ट ट्यूब्स में, पानी में शेक किया था तो कलरलेस सॉल्यूशंस दोनों के बने। दोनों को जैसे ही मिलाया इंस्टेंटेनियसली एक येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड बनता है, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है। क्वेश्चन देखते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि ये चल रहा है। ऑब्जर्वेशन पूछी है तो ऑब्जर्वेशन तो येलो प्रेसिपिटेट आप देखें, द सॉल्यूशन टर्न रेड, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, ये बात बिल्कुल सही है। व्हाइट प्रेसिपिटेट गलत बात है। द रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं आपको याद आ जाना चाहिए कि ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो और एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स हैं वो और भी ध्यान से पढ़ो। तो ये उसका एक एग्जांपल है कि एनसीईआरटी का हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एसिड बेसिस का एक पिक्चर एज इट इज इन्होंने दे दिया। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, है ना। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसमें कुछ आपने करना है। आपको पता ही है कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है क्योंकि एक मेटल का रिएक्शन हो रहा है एक एसिड के साथ में, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जिसको हम पॉप साउंड से टेस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन इज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहे हैं देखो, मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन हुआ, मेटल सॉल्ट और गैस बन गई। पिछले क्वेश्चन में भी यही हो रहा था, जिंक वाज अ मेटल और एक डाइल्यूट
एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ में रिएक्शन था, यहाँ पे HCl के साथ में रिएक्शन हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट? मेटल, कॉपर, गैस इवॉल्व। अब कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl बिकॉज कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड। ये ना तो वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ना तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में इनका रिएक्शन होगा। तो कॉपर और गैस इवॉल्व ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये तो गलत है। वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, है ना। तो मेटल और गैस, तो आयरन के साथ में गैस इवॉल्व, आयरन का HCl के साथ में FeCl3 और गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। मैग्नीशियम के साथ गैस इवॉल्व नहीं होती ऐसा कह रहा है, तो ये गलत है, मैग्नीशियम के साथ भी होगी। और जिंक के साथ में गैस इवॉल्व, ये भी सही है। तो 2 and 4 दो ऑप्शन सही हैं, 2 and 4, दिस इज डी इज द ऑप्शन 2 and 4। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप देखो आयरन 4H2O Fe3O4 रिएक्शन सेम है, आयरन का यही रिएक्शन होता है वाटर के साथ में, एक्चुअली वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम के साथ में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे Fe3O4 है, यहाँ पे Fe है, तो ये तो देखते पता चल रहा है कि गलत है। ये देखे आयरन 3 ठीक है, 4 into 2 8 हाइड्रोजन, 4 into 2 8 हाइड्रोजन, इधर 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, ये बी सही है। अब आप अगला दो देखो चाहे मत देखो, लेकिन फिर भी देख लो। 3Fe3 ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आयरन 3 4 into 2 8 हाइड्रोजन, इधर 2 ही है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस एल्कली। न्यूट्रलाइजेशन एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द pH ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। एल्कली को एसिड में डाला। अब आप देखो कि pH 14 का मतलब है एल्कली, समझो सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 pH। जब हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो pH कम होते 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 अब हम एक्सेस ऑफ एसिड डाल रहे हैं। हाँ, एक ऐसा पॉइंट होगा जब वो न्यूट्रल या 7 के आसपास pH आ जाएगी, मतलब एसिड को ऐड करने से बेस में pH का वैल्यू कम होता है। वॉल्यूम ऑफ एसिड बढ़ता जा रहा है, इस तरफ जो एक्स एक्सिस है हमारा उसमें वॉल्यूम ऑफ एसिड है। तो आपने इनिशियली जब बेस में एसिड डाला तो pH उस समय 14 था, वो थोड़ी देर बाद कम होना शुरू होगा। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो इट विल ड्रॉप डाउन आफ्टर बी पॉइंट सी, बी से सी शार्प डाउन हुआ, 7 के पास आया, फिर और वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने एसिड का, बढ़ाते गए और pH जो है वो कम होते 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 एक लेवल तक आ गया। उसके बाद में फिर pH कम होना बंद हो गया। ठीक है, तो which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present? कौन सा एरिया होगा जहां पे both acid and salt are present? ये वाला एरिया जो है हमारा, हाँ, C। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है और अभी इसके नीचे C और C से D की तरफ जो ये स्लोप हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 के नीचे एसिडिक प्रॉपर्टी वाला सॉल्ट जो है वो रहेगा। तो एसिड एंड सॉल्ट बोथ आर प्रेजेंट, सी वुड बी द आंसर। आगे देखें। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 प्लस Fe, बहुत पुराना रिएक्शन है, हमें पता है कॉपर सल्फेट अगर एक्वस सॉल्यूशन हो ब्लू कलर का होता है और उसमें आयरन नेट डाल दें तो आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द ब्लू कलर टर्न्स पेल ग्रीन बिकॉज FeSO4 इज फॉर्म्ड फेरस सल्फेट और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट आयरन नेल के ऊपर आ जाता है। विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो हमने पहले ये चीज सीख ली है कि रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑलवेज अ मेटल। मेटल जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइज होता है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों आयरन होंगे, Fe and Fe,
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है ना। बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है, रेडॉक्स में कोई दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, याद करो Cu+O2 क्या किया, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर था कॉपर का, उसको एक चाइना डिश में रख के डायरेक्ट हीट दिया तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में उसका रिएक्शन होगा और ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा CuO। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहां पर दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द ऑप्शन। Which of the given options correctly represent the parent acid and base of calcium carbonate? जब भी parent acid और base निकालना है क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना तो आपको आना ही चाहिए, बेशक ये तो जरूरी है। CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे एक पार्टीशन बना लो, पॉजिटिव आयन या मेटल के नीचे लिख दो OH और नेगेटिव आयन के नीचे लिख दो H, ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2CO3 यानी जो हमारा पेरेंट एसिड होगा वो कार्बोनिक एसिड होगा, तो H2CO3 एंड CaOH होल ट्वाइस, ये B इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। How will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid? अगर concentrated acid को dilute करना है तो हीट जनरेट होगी और उस हीट जनरेटेड की वजह से हो सकता है वो स्लैश हो जाए और आपको चोट लग जाए, तो आप क्या करते हो, यू डाइल्यूट इट इन अ वे दैट यू पुट एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हाइल कंटिन्यूअस स्टिरिंग सो दैट ऑल द हीट जनरेटेड इज absorbed periodically and you are safe at the time of dilution by adding acid to water with constant stirring। पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कुछ बेटर दिखे। बाय एडिंग वाटर टू एसिड कभी नहीं करते, बाय एडिंग वाटर टू एसिड कभी नहीं करते, बाय एडिंग बेस टू एसिड कभी नहीं करते ना। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Why is it important to balance the skeletal chemical equation? Because you know it all, huh? All the chemical reactions always follow the law of conservation of mass, so to justify that we need to balance a chemical equation, because a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction। तो वो representation ठीक नहीं होगा अगर आप उसे बैलेंस नहीं करोगे। To verify law of conservation of energy, to verify the law of constant proportion, to verify the law of conservation of mass is the correct option। नेक्स्ट देखते हैं। आपको अभी तक समझ में आ गया, वो सब चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं, जो हम पढ़ते हैं वही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई खास बात नहीं है। आपको पेपर देख करके एक बार हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से थोड़ा सा लगे कि अरे ये क्या पूछा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता जो आपकी बुक में नहीं, आपने पढ़ा नहीं। Carefully study the diagram of human respiratory system with labels A, B, C and D। अच्छा, इन्होंने A, B, C, D के 1, 2, 3, 4 है ना। Select the option which gives correct identification of main function। अभी देखो 1 पे हमको दिख रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया it is supported by bony rings of conducting inspired। वो क्या कह रहे हैं कि carefully study the diagram of human respiratory system, select the option which gives correct identification and main function और characteristic। अब यहाँ पे bony rings लिखा हुआ है, एक्चुअली ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, तो वी वोंट गो विद दिस। दूसरा देखते हैं, दूसरे में रिब्स है, ओके। व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड, ब्रीथ आउट करते समय रिब्स अंदर जाती है। एल्वियोलाई नंबर 3 एल्वियोलाई, ठीक है। थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बात बिल्कुल सही है। डायफ्राम इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, ये उल्टा लिखा हुआ है दोनों के बारे में, रिब्स और डायफ्राम के बारे में, है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्वियोलाई आर द थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। ट्रैकिया सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स है ना, बोनी की बजाय कार्टिलेजिनस होना चाहिए था तो ठीक होता। Identify the option that indicates the
करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। ए में क्या आ रहा है, सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टमक में आ रहा है पेप्सिन, और यहाँ पे आ रहा है लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो पहला अमाइलेज है, ठीक है, ट्रिप्सिन नहीं है, परमियाज नहीं है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। वही अगर आपको पता है तो कोई ऑप्शन आपका जो भी होगा वो बिल्कुल सही निकलने वाला है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, अभी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर मैं आपको याद दिला दूं कि हम गार्ड सेल्स की बात करने वाले हैं, और गार्ड सेल्स जो हैं दे आर बेसिकली किडनी शेप्ड सेल्स जिनके अंदर मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और दे एक्चुअली सराउंड अ पर्टिकुलर होल, एक होल जिसको हम स्टोमा बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टोमा आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात हो रही है, स्टोमेटल पोर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात हो रही है कि जब इसका शेप चेंज होगा, कब होगा, स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, जब वाटर अंदर जाता है फ्रॉम द सेल्स सराउंडिंग इट, इसके सराउंडिंग जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें से वाटर अंदर जाता है, यानी एंडोस्मोसिस होता है। तो स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का इसमें कोई असर नहीं पड़ता, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल जब ज़्यादा होगा, जब वाटर विल जब अंदर की तरफ वाटर एंटर करेगा और वाटर कंटेंट जब बढ़ जाएगा गार्ड सेल के अंदर, तो उसके अंदर इस तरह से प्रेशर क्रिएट होगा कि इनर वॉल्स जो कि थिकर वॉल्स हैं वो बंद थी तो वो झटके से खुल जाती है, क्योंकि बाहर की तरफ प्रेशर आ जाता है, इस वजह से खुल जाती है। जब ये सेल फ्लैसिड होती है, इसमें से पानी निकल जाता है, तो ये प्रेशर हट जाता है और स्टोमेटा एक झटके से ही वैसे ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पर डी वुड बी दी ऑप्शन। द फिगर गिवन बिलो, ये भी आपकी एनसीईआरटी से एज इट इज उठाया हुआ है, देखो। द फिगर गिवन बिलो शोज a schematic plan of blood circulation in humans with labels 1 to 4, है ना, 1 2 3 4। अभी हम इसको देख लें वैसे, यहाँ पे हम 1 क्या है, 1 देखो यहाँ पे लंग से लेफ्ट हैंड साइड में ब्लड लेकर के आ रहा है, मतलब ये है पल्मनरी वेन ना, जो लंग्स में से ब्लड लेकर के आएगा वो पल्मनरी वेन होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाते हैं, आपको पता होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर से, तो रेड कलर से दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाहर जा रहा है, तो ये जो ये है ये अयोटा है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है उससे पहले आपको पता होना चाहिए डायग्राम क्या है, आपको नॉलेज है तो सब आपको आता है, समझो। यहां से हार्ट से लंग्स में पल्मनरी आर्टरी लेके जा रही है, और ये ब्लड जो है पूरी बॉडी से आ रहा है, एरोस की तरफ आपको ध्यान रखना है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है वीना कावा, है ना। ये हमको पता चल गया एक बार। अब आप देखो A1 pulmonary vein takes impure blood from body part, तो ये गलत है ना। पल्मनरी वेन तो ठीक है, लेकिन उसका रोल, पल्मनरी वेन जो है वो दैट इज द ओनली वेन विच कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो ये फ्रॉम बॉडी पार्ट जो वीना कावा का रोल है वो यहाँ लिखा हुआ है। पल्मनरी आर्टरी नंबर 2, पल्मनरी आर्टरी है ही नहीं, है ना। नंबर 2 तो एओर्टा है। नंबर 3 aorta takes blood from the heart to body parts, लिखा हुआ तो सही है, लेकिन नंबर 3 ऑप्शन यहाँ था। फिर नंबर 4 वीना कावा, है ना, ये सही है, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों गलत है। डायग्राम से आपका आंसर ऑप्शंस जो है वो मैच करना चाहिए। Okay, identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below. अभी देखो क्या है, ये
प्रेशर से बंद हो गए, इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। कौन सा? जो कि वेंट्रिकल का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब ब्लड बाहर निकलता है इधर से, है ना। तो ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली? नो, इट इज एक्चुअली फ्रॉम द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से रेस्पेक्टिवली, राइट से पल्मनरी आर्टरी में और इधर से पल्मनरी इधर से अयोटा में जा रहा है। तो blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously. ये ऑप्शन सही है। Blood transferred to the right auricle and left auricle simultaneously, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि वाल्व आ जाते हैं बीच में। Blood is received from lungs after oxygenation. No. B is the correct option. यहाँ पे जब ये दोनों लोअर चैम्बर्स, जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जब वेंट्रिकल्स पुश होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो फ्रॉम द राइट साइड यानी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड सप्लाई होता है, ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो विद द हेल्प ऑफ aorta, which is the largest artery, is distributed, pumped into various organs simultaneously. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा। ऑब्जर्व दी डायग्राम। अब देखो कितने डायग्राम्स हमसे पूछे जा रहे हैं। डायग्राम हमें बनाने नहीं है, लेकिन हमको डायग्राम की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस में डायग्राम बना करके लेबलिंग करना, और जहाँ पे लेबल किया वहाँ पे फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे बकल कैविटी दिख रही है, यहाँ पे लिवर दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine. Match the labeling referred to column 1 and correlate the functions in column 2. Okay. तो कॉलम 1 में लेबलिंग है। अब ये बकल कैविटी 1 इज बकल कैविटी, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, तो 1 के साथ में बी है ना। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च, वहां पर सेलाइवरी अमाइलेज है, वो ये काम करता है, उसको टाइलिन भी बोलते हैं। नंबर 2 इज लिवर, द लेंथ ऑफ दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, ये बाइल के लिए है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइट। तो ये जो आपका है नंबर 2, उसमें आप सी लिख दें, एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। लाइपेज एंजाइम एक्शन आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स का डाइजेशन है, और लिपिड्स के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के लिए ज़रूरी है बाइल जूस, एंड दैट बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय द लिवर। तो सेकंड का सी। थर्ड का इंक्रीजेस दी, थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। थर्ड का डी, और फिर फोर्थ एक ही बच गया, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स, तो फोर्थ का ए है ना। तो ऑप्शन देखें, 1 बी, सेकंड सी, थर्ड डी एंड फोर्थ ए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, वही सब जो हमने पढ़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ? की तो आप छोटी क्लासेस से जानते हो। कौन सा मिरर लगेगा? कॉनकेव मिरर लगेगा। क्यों लगेगा कॉनकेव मिरर? क्योंकि कॉनकेव मिरर एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बना सकता है ना। अदरवाइज तो कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस बनाता है, लेकिन एक केस में वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो enlarged होती है। तो concave mirror is the correct option. Which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging lens? Converging lens मतलब हमारा convex lens, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा है, ये यहाँ पे 2 बाय फोकल लेंथ, मतलब ये
हमारा C है ना, यानी 2f2 है। रे गोइंग पैरेलल, वो 2 बाय फोकल लेंथ यानी 2f से निकल नहीं सकती है। यहाँ पे दोनों में ये दिखाया हुआ है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ देखो f से फोकल लेंथ है ये, तो ये f है ना, यानी f2 है, ये भी f2 है, तो ये दोनों यहाँ पे तो सही है। ये सीधी निकल गई है और ये डायग्राम उनको ठीक दिख रहा है। ये यहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई, ये भी गलत है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रे डायग्राम्स आपको तो 1000 बार बोल चुके, आप रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। रे डायग्राम्स अगर आपके क्लियर है कंसेप्ट उससे रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे सॉल्व। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकल रही है, ऐसा आपने देखा है चैप्टर ह्यूमन आई में, जहां पे हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source, this is the point source, is incident on it? तो point source से लाइट ऐसे आएगी। अब आपका ये जो है ये इनको पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा, इन सबको पैरेलल भेज देगा, है ना। कौन है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसा ही काम कॉनकेव मिरर भी कर सकता है। हाँ, कैसे? कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, वो इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। वहां तो हो रहा था रिफ्रैक्शन, यहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन। ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट striking on the surface of the mirror are being reflected in such a way that they all go parallel to each other after getting reflected. So convex lens as well as concave mirror, convex lens पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है ना? ठीक है। Consider these indices of refraction: glass 1.52, air 1.003, water 1.33. Based on the refractive indices of three materials, arrange the speed of light through them in decreasing order. हमें ये हमेशा पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि higher refractive index means lesser the speed of light. जितना ज़्यादा refractive index है उतनी ज़्यादा optical density है, इसलिए speed of light in that particular medium will be lesser. तो देखें कि 1.52 जो है वो ग्लास, इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा डेंस जो है वो 1.52 यानी ग्लास है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन, वो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ थ्री मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा एयर में होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उससे कम वाटर में होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और सबसे कम ग्लास में होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है। तो एयर वाटर ग्लास, एयर वाटर ग्लास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 20 क्वेश्चंस है ये, आज इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक ये जरूर समझ में आ गया होगा। यू मस्ट बी गेटिंग वेरी कॉन्फिडेंट दैट द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी। जैसे ये दिख रहे हैं आपको, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस उतना ही रहेगा, बहुत डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैसे भी बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता है। तो स्टे कॉन्फिडेंट, लेकिन ध्यान रखें कि आपका रिविजन ठीक से हो जाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जैसे जैसे आपको भेजे जाते जाएंगे आप करते जाएं, उसको सॉल्व करते जाएं। उसके अलावा भी आपको जहाँ से जिस भी सोर्स से क्वेश्चन मिल रहे हैं उस सोर्स से क्वेश्चंस करते जाए, और कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, थैंक यू।